हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लास का थर्ड जो लेक्चर है आज, उसमें आपका वेलकम है। तो आज का देख लीजिए आप क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हमने पहले क्या किया, पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स किए, जिसमें हमने सोर्सेज के कुछ क्वेश्चंस किए, फिर हमने प्रियम्बल किया सेकंड लेक्चर में। अब हमारा जो थर्ड क्लास है उसमें हमने यूनियन एंड टेरिटरी, यहाँ आपको ये मैं कह सकता हूँ कि ऑफिशियली हम जो है अब हमारे आर्टिकल्स के ऊपर काम करेंगे। यार एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये अब आपके ऊपर, आप कैसे इसको करते हो, ट्रिक वाइज करते हो या जैसे मर्जी करते हो। तो जो हमारा की है ना, इसकी जो हमारे एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं 1 से लेकर 51 तक क्रोनोलॉजिकली कुछ भी ये पूछ सकते हैं। उसके बीच में जो हमारे जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, उनकी पावर्स के ऊपर आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं। जैसे 3 तरह की जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उसके तो आपने याद करने ही करने हैं, बट आपको जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या उनके इमरजेंसी प्रोविजंस तक, उनमें कौन कौन से और आर्टिकल्स यूज़ होते हैं वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बट 1 से लेकर 51 तक आर्टिकल याद करने ही पड़ेंगे, जिसमें से बीच में हमारा फंडामेंटल राइट्स सबसे ज़रूरी है, वो तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। चाहे आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप आर्टिकल वाइज नहीं याद करो, ऊपर नीचे से आप उसकी वर्किंग याद कर लो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद कर लो, बट डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप ऊपर नीचे से कर सकते हो, बट आर्टिकल्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में है या यूनियन टेरिटरीज में है या हमारे सिटीजनशिप में है ना, वो आपको पूरी तरह से करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू यूनियन एंड टेरिटरीज को। तो आज के इसमें होंगे हमारे कोई 25 क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा जो है पहला पार्ट आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन एंड टेरिटरीज। ठीक है, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एंड द टेरिटरीज। तो यूनियन एंड टेरिटरीज इसलिए यहां पे सबसे पहला पार्ट लाया गया क्योंकि भारत का नेचर भी दर्शाना था ना, कि नेचर कैसा है हमारे देश का, क्या क्या इसमें यूनियन में क्या क्या आता है। आपको पिछली वीडियोस में बताया था फेडरेशन और यूनियन में क्या फ़र्क है, जबकि हमारी जो वर्किंग है वो है काजी फेडरल। ठीक है, ना हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ना यूनिटरी वन है, बट काजी फेडरल, दोनों का ब्लेंड है। तो हमारा अब जो है पार्ट 1 इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है यूनियन और उसकी टेरिटरीज के साथ। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें दो चीज़ें आपको पता चलेगी। हमारा ऑफिशियल नाम, सबसे पहले जब हमारे जो लॉ मेकर्स थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था, वो उसमें बहसबाजी हुई। कुछ चाहते थे कि इसका ट्रेडिशनल नेम हो भारत, बट जब देश आगे प्रगति की तरफ जा रहा था तो लोग कहते हमारा नया नाम होना चाहिए, इंग्लिश नेम या मॉडर्न नेम इंडिया। तो इन चीज़ को, इन डेड लॉ को ख़त्म करने के लिए क्या कर दिया गया, वहाँ पे इंडिया और भारत दोनों नाम हमारे ऑफिशियली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में डाल दिए। ठीक है, तो ये दोनों नाम है, और वहाँ पे ये भी बताता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हमारे यहाँ पे क्या, पूरी तरह से यूनिटेरी स्ट्रक्चर है, सेंटर ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। हमने स्टेट के साथ कोई भी वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, स्टेट की कोई भी यहाँ पे मनमानी नहीं चल सकती है, स्टेट्स अपने आप को कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, फिर बाद में सेकंड आर्टिकल क्या कहता है, आप पार्लियामेंट को पूरी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे वो तो चले गए, उनको पता था फ्यूचर में हमारा तो काम रहना नहीं है, तो उन्होंने एक चीज़ जो पार्लियामेंट थी उसको पावर दे दी कि आप कोई भी हमारे इंडिया में नई स्टेट्स ला सकते हो, या उन स्टेट्स को बाइफरकेट भी कर सकते हो, मतलब आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, या किसी कंट्री के प्रोविंस को या पूरी की पूरी कंट्री को आप जो है भारत के अंदर ला सकते हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। तो सेकंड आर्टिकल पूरी तरह से पार्लियामेंट को पावर देता है, जिसकी वजह से हमारा जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया। पार्लियामेंट के पास पावर थी। हमारा इंडिया का जो हमारे जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने खुद कहा था कि हम जो है इंटेग्रल पार्ट है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके तहत उन्होंने फिर कहा कि आप अगर इंडिया के पार्ट हो तो क्यों आप बचे रहोगे यहाँ से, तो उनको भी अलग कर दिया गया। तो आर्टिकल 2 ही इसको पावर देता है पार्लियामेंट को। तो आर्टिकल 3 डील करता है हमारी इंटरनल रीएडजस्टमेंट, जिसको रीऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। आर्टिकल 3 को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स भी कहा जाता है। तो आर्टिकल 3 के तहत ही हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर की बाइफरकेशन की गई थी। ठीक है, तो आर्टिकल 3 को याद रखना, इंटरनल रीएडजस्टमेंट। तो एक चीज और वहां पे याद रखना, इसका मतलब ये नहीं होगा कि अमेंडमेंट होगी, नो अमेंडमेंट।
अगर अमेंडमेंट प्रोसीजर हो ना तो वो बड़ा लंबा हो जाता है, उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो आर्टिकल 3 के तहत हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर पार्लियामेंट किसी स्टेट की रीएडजस्टमेंट कर रहा है या रीऑर्गेनाइजेशन कर रहा है ना, तो वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ये चीज़ अचीव कर सकता है, और उसके लिए कोई भी हमारा वो नहीं होगा, अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा, एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर के थ्रू भी ये चीज़ की जा सकती है। तभी हमारा जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ये अमेंडमेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। आर्टिकल 3 भी हो गया हमारा। तो आर्टिकल 4 के बारे में याद रखना। आर्टिकल 4 कहता है जब भी आर्टिकल 2 और 3 लाया जाएगा ना किसी स्टेट की रीएडजस्टमेंट करने के लिए, वहां पे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4, यहां पे लिखा हुआ है मैंने शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4, ये दो चीजें जरूर लाई जाएंगी। इसका मतलब क्या होता है अब आपको बताता हूं। इन्होंने कहा है दो चीजें, दो आर्टिकल्स तो लाए जा रहे हैं ना 2 और 3, तो इन्होंने कहा जब भी आर्टिकल 2 और 3 लाया जाता है किसी स्टेट की रीएडजस्टमेंट करने के लिए, तो वहां पे उनकी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी आपने हमें बताना है मॉडिफिकेशन क्या की गई है। जो शेड्यूल 1 है ना हमारा, ये बताता है रीनेमिंग, कि क्या आप इसकी रीनेमिंग कर रहे हो या ना कर रहे हो, मतलब वहां पे नेम्स ऑफ स्टेट्स जो हैं वो आपने फिर वहां पे चेंजेस लानी है, जो उनका पुराना नाम है उसको चेंज करना है शेड्यूल 1 में। और शेड्यूल 4 क्या कहता है, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा राज्यसभा में, उसके बारे में भी बताओ क्या सिस्टम है उसका, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा, उस स्टेट की रिप्रेजेंटेशन जो है राज्यसभा में, उसमें कितना फर्क पड़ रहा है, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको कहा जाता है। तो इन्होंने कहा है शेड्यूल 1 भी उधर आपने बताना है कि क्या इसका आपने नाम चेंज किया है। जम्मू कश्मीर का किया गया था, उसको यूटी ऑफ JNK कर दिया था ना, उसी तरह राज्यसभा की भी आपने सीटों का बताना क्या किया, बढ़ाया घटाया या खत्म कर दिया। तो उन्होंने वहां पे क्या बताया था, ये रिमेन्स अनचेंज्ड है, मतलब कि 4 सीटें जो थी हमारी राज्यसभा की उनको चेंज नहीं किया गया, ठीक है। ये तो हो गए हमारे खाली 4 आर्टिकल। इसके बाद अगर ऑफिशियली देखा जाए 5 से लेकर 11 तक हमारा सिटीजनशिप शुरू हो जाता है। बट इसके बीच में जब हमारा देश बना था ना, इसको यूज करके हमारी बड़ी ज्यादा रीऑर्गेनाइजेशन की थी स्टेट्स की। तब आपको पता ही है हमारा पूरा इंडिया क्या था, 552 प्रोविंसेस में बटा हुआ था। तो जिसमें से 549 प्रोविंसेस को जोड़ लिया गया, और हमारे आपको पता ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे इंडिया को उस समय जोड़ा था। 552 पूरी की पूरी प्रोविंसेस, चाहे वो प्रिंसली हो चाहे जो मर्जी हो। तो 549 प्रोविंसेस अपने आप ही आ गई थी अंदर। बट 3 प्रोविंसेस जैसे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जूनागढ़ की बात की जाए, हैदराबाद की बात की जाए, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी हमारे इंडिया में कैसे लाया। जो जूनागढ़ था वहां पे क्या हुआ था, रेफरेंडम हुआ था, लोग चाहते थे इंडिया में आना, बट वहां के जो नवाब थे वो वहां पे पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते थे, तो उनको रेफरेंडम के थ्रू हमारे इंडिया में लाया गया। फिर उसी तरह जो हैदराबाद था वहां पे पुलिस एक्शन के थ्रू हमारे हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाया गया, और जम्मू कश्मीर का तो आपको पता ही है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ था। तो 552 प्रोविंसेस फिर से हमारे इंडिया की बन जाती हैं। बट 552 को अगर देखा जाए गौन करना बड़ा ही मुश्किल है। इसका मतलब हो गया 552 प्रोविंसेस मतलब 552 स्टेट्स। तो इतनी वहां पे स्टेट में कहाँ पे मेंबरशिप लानी थी, चाहे तो सीट्स हैं वहां पे, तो हर किसी को देना बड़ा मुश्किल हो जाना था। तो इन्होंने क्या किया, हमारे देश को पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो हमारे उस समय कांग्रेस की सरकार थी ना, इंडिया को 4 पार्ट्स में करते हैं, ABCD, जिसमें कुछ स्टेट्स रखी गई थी। फिर इन 4 स्टेटों को अलग तरीके से इन्होंने वो करना था, रीऑर्गेनाइज करना था, मतलब स्टेट्स को बनाना था। जैसे आपको पता होगा बॉम्बे पहले एक पूरा होता था, जिसमें से गुजरात और महाराष्ट्र अलग किया गया। उसी तरह और भी जैसे स्टेट्स थी, पंजाब वगैरह, ये अलग किया गया इसी के थ्रू, जिसमें से सबसे पहले आती है धार कमीशन। धार कमीशन क्या कहती है, वो वहाँ पे पूरा देश का सर्वे करती है, और उनको जो हमारी कांग्रेस सरकार थी उनको कहते हैं कि आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे ही रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो स्टेट्स की, और लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं कर सकते। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं कर सकते क्योंकि भाषा के आधार पे आपको पता ही है हर 10-15 किलोमीटर के बाद हमारे यहाँ पे भाषा चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद JVP कमेटी बनती है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारमैया के अंडर। वो भी कहते हैं कि भाषा के आधार पे नहीं हो सकता। तो फिर जो पूरी रीऑर्गेनाइजेशन की जाती है ना स्टेट्स की, उसके बारे में अब बात की जाएगी। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे, वो आपके सारे MCQs में ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। चलिए अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए पहला क्या क्वेश्चन है, द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज या एक्वायर्ड टेरिटरीज। क्या आएगा इसमें,
क्या यहाँ पे स्टेट्स आएंगी खाली, या यूनियन टेरिटरीज आएंगी, या एक्वायर्ड टेरिटरीज आएंगी? पहले दो तो बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। जो भी एक्वायर्ड टेरिटरीज होंगी ना हमारे यहाँ पे, वो भी, जैसे गोवा के बारे में बात की जाती है, गोवा भी पुर्तगालियों से हमने जो है लिया था, तो वो भी एक्वायर्ड टेरिटरी थी ना हमारी, तो ये सब क्या हो जाता है, ये इंडिया का पार्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। चलिए अब आगे। Which of the following statements are correct? The territory of the units of Indian Federation may be altered by the Parliament by simple majority. फिर आगे, the consent of a state legislature is necessarily before the Parliament on the redistribution. इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन्होंने पूछा हुआ कि जब भी स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन की जाएगी, इसमें से क्या क्या चीजें बिल्कुल ठीक है। पहले दो ऑप्शन पढ़ लिए, चलो थर्ड, द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज नेसेसरली फॉर इंट्रोड्यूसिंग द बिल इन द पार्लियामेंट ऑन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट। ये चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहले, द प्रेसिडेंट मस्ट रिसीव द स्टेट ओपिनियन बिफोर रिकमेंडिंग ए बिल ऑन ऑल्टरिंग द नेम ऑफ ए स्टेट। जो पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। आप पार्लियामेंट से किसी भी स्टेट की आप जो है टेरिटरी बढ़ा घटा सकते हो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। इसका मतलब ये है कि आप अमेंडमेंट करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है। फिर कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नेसेसरी, बिल्कुल गलत है। स्टेट वाले उसमें अपना कोई भी मनमानी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की जो रिकमेंडेशन होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक गलत, एक ठीक, एक गलत, फिर से ठीक है। अब आगे, इसमें जो है प्रेसिडेंट क्या होता है, एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं स्टेट वालों को, वो उनसे पूछते हैं कि आपके साथ ये किया जा रहा है, तो क्या आप अप्रूव करते हो या ना करते हो। तो स्टेट वाले तो पहले क्या करेंगे, डिसअप्रूव ही करेंगे ना, तो फिर ये पंगा पड़ जाएगा। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि प्रेसिडेंट उनको एक तरह का इन्फॉर्म करते हैं खाली। फिर क्या होता है, स्टेट वाले अगर कोई अपनी सजेशन देंगे भी ना, तो प्रेसिडेंट उसको माने या ना माने उनकी अपनी मर्जी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी जो है गलत है। ऑप्शन नंबर 4, ये जो चॉइस नंबर 4 है, ये भी गलत है। तो इसका क्या आंसर आएगा फिर, 1 और 3, ये बिल्कुल ठीक है। बड़ा ही सही क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको एक बार फिर से अपने हिसाब से सॉल्व करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही आंसर आएगा। जो फोर्थ ऑप्शन है ना, इसमें स्टेट से पूछा जरूर जाता है, बट प्रेसिडेंट उसको माने या ना माने वो उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। चलिए अब आगे। Which of the following does not give correct the name of original state out of whose territory the now state was created? देखिए, इन्होंने पूछा हुआ स्टेट कौन कौन सी कहां से निकली थी, क्या ये बिल्कुल ठीक है जब स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन की गई थी? तो आंध्र प्रदेश फ्रॉम द स्टेट ऑफ मद्रास बिल्कुल ठीक है, अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम आसाम ये भी बिल्कुल ठीक है, मेघालय फ्रॉम आसाम, ये सब जो है आसाम से ही निकले हुए हैं। तो ये लास्ट में जो है ना, गोवा फ्रॉम महाराष्ट्र, ये गलत है। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका डी ऑप्शन आएगा, हमने तो उसमें से गलत ही करना ना, नॉट करेक्ट ही, जो नॉट करेक्ट है। तो गोवा जो है आपको पता होगा 1961 में पुर्तगाल से, ठीक है, पोर्चुगल से क्या किया गया था, ये ली गई थी, उनको पुलिस एक्शन के थ्रू भगाया गया था 1961 में। और 1987 में क्या हो जाता है, फुल फ्लैश स्टेट का जो इनको दर्जा मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा। कोई गोवा से, महाराष्ट्र से इसको अलग नहीं किया गया था, इसको पोर्चुगल के पोजेशन से हमने आज़ाद करवाया था पुलिस एक्शन के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। और 1987 में इसको स्टेट का दर्जा दिया गया, 1961 में इसको क्या किया गया था, पुर्तगाल से खाली करवाया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे। चलो अब आगे क्वेश्चन आता है, एक तो पोर्चुगल्स वाले आ गए, फ्रांस वाले। फ्रांस वालों से एक चीज याद रखना, उनसे हमारे फ्रेंडली रिलेशन हमेशा से ही थे, अभी भी आपको पता ही है फ्रेंडली रिलेशन अच्छे हैं। तो उस समय फ्रांस ने क्या किया था, हमें अपनी कुछ टेरिटरीज जो उनके पास अभी भी थी, इंडिया की कुछ टेरिटरीज हमें वापस दे दी थी। तो उसका इन्होंने पूछा हुआ कौन कौन सी थी वो, दादर और नागर हवेली नहीं आएगा, दमन दीव नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर आएगा। फ्रांस वालों ने हमें कारिकल, माही, यमन एरिया वगैरह जो है सब दे दिया था। तो ये 1962 को इनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है, ठीक है। 1962 को इनको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया जाता है और सब जो है ये पौंडीचेरी के अंडर मिल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा।
चलिए अब आगे। आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट। और एक चीज और याद रखना, ये पहली ऐसी स्टेट थी जो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर हुई थी, ठीक है। तो ये क्या हुआ था उस समय जब जेवीपी कमेटी बनी थी ना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारमैया के अंडर, तो उन्होंने भी भाषा के आधार पे विभाजन पूरी तरह से नकार दिया था, ठीक है। तो फिर क्या होता है, बट फिर भी ये जब काम कर रहे होते हैं पूरे देश को एक साथ जोड़ने का एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर, तो 1953 इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी बी होगा। 1953 में क्या होते हैं, एक कांग्रेसमैन होते हैं पोटी श्री रमालू, ठीक है, पोटी श्री रमालू। इनकी डेथ हो जाती है 53 डेज हंगर स्ट्राइक के बाद। 53 डेज की हंगर स्ट्राइक थी जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और इनका भी वही था, मुद्दा यही था कि आपने क्या करना है, भाषा के आधार पे ही विभाजन करना है। फिर जब इनकी डेथ होती है पूरे साउथ इंडिया में ये स्पार्क हो जाता है, मतलब ये एजिटेशन जो है पूरी तरह से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कांग्रेस को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। फिर क्या किया जाता है, पूरी तरह से फैजल अली कमेटी, एक और कमेटी लाई जाती है, थर्ड कमेटी, फैजल अली कमेटी। उनको ये नहीं कहा जाता कि आप सजेस्ट करो कि क्या करना चाहिए, उनको सीधा यही कहा जाता है आपसे क्या होगा, भाषा के आधार पे विभाजन होगा और आप हमें बताइए कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो 1953 में पोटी श्री रमालू की जब डेथ होती है तो आंध्र प्रदेश पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है, ठीक है, मद्रास से वहां से अलग किया जाता है। और फिर उसके बाद एक फैजल अली कमेटी कांग्रेस सरकार बनाती है, जिससे पूरा देश फिर इनकी कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर ही फिर स्टेट्स का विभाजन किया जाता है। चलिए अब आगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स एट ऑप्शन नंबर बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन नंबर आर्टिकल नंबर 1 यही कहता है ना, इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन। Which commission made the recommendation which formed the basis for the Punjab Reorganization Act which created the state Punjab and Haryana। जो हरियाणा है ना, हरियाणा पंजाब से किया गया हुआ है। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी कमेटी थी, कौन सी ऐसी कमीशन थी जिसने पंजाब को अलग किया, जिसने पंजाब की बाइफर्केशन की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर होगा, शाह कमीशन। और एक चीज और याद रखना, जब ये हुआ था ना दूसरा विभाजन हमारा आंध्र प्रदेश का, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में भी इसके ऊपर स्पार्क हो गया था भाषा के आधार पे जो है अलग करने के लिए। तो सिख होमलैंड के लिए, सेपरेट सिख होमलैंड के लिए आवाज उठी वहां पे, जो उस समय अकाली दल सबसे आगे था, अकाली दल सबसे आगे था। और उस समय उनके जो लीडर थे ना वो थे तारा सिंह। तो इनके कहने में क्या किया गया, फिर कांग्रेस ने पंजाब को भी तोड़ दिया। फिर क्या होता है, हिंदी स्पीकिंग पर्सन हरियाणा में चले जाते हैं, और जो हिंदी स्पीकिंग हरियाणा में और पंजाबी स्पीकिंग जो है वहाँ पे पंजाब में रह जाते हैं। और कुछ हिली एरियाज जो पंजाब के होते हैं वो हिमाचल को दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हिमाचल जो है 1971 में पूरी तरह से स्टेट बन जाती है, पहले यूनियन टेरिटरी होती है। तो इसका शाह कमीशन आंसर होगा। और ये 1966 में क्या किया गया था, पंजाब को डिवाइड किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन। चलिए अब आगे। Consider the following statements. 8th question. The creation of a new state in India from an existing state involves the consent of the Supreme Court. Supreme Court नहीं आएगा, सीधा ही बोल देता है सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। उसके बाद लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न वहाँ पे पूछा जाता है, बट उनका फॉर्मल होता है कि आप अगर सजेशन दे रहे हो माने या ना माने, तो इसका ये भी मतलब होगा, पार्ट तो है ही है ना, ये इन्फॉर्म तो इनफॉर्मली किया ही जाता है। तो प्रेसिडेंट तो होगा ही होगा, प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए होता है, और पार्लियामेंट। तो इसका क्या आंसर होगा, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 8th का ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, 2, 3 एंड 4। चलिए अब आगे। The state of the Indian Union can be reorganized on their boundaries altered by an executive order of the Union government with the consent of the concerned state government। चलो आगे। The Union Parliament by a simple majority in the ordinary process of legislation। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। 9th का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बाकी कुछ भी जो ये है ना, ये 2/3 मेजोरिटी हो गया, ये हो गया, ये सिंपल मेजोरिटी का केस है, इसको सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है। तो
तो यहाँ पे जब स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन की जाती है तो वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी नहीं, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी कहा जाता है उसको, सॉरी स्पेशल मेजॉरिटी। ये जो 2/3 मेजॉरिटी होती है ये होती है स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी नहीं, वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, जिसके थ्रू आप स्टेट की बाइफर्केशन या रीऑर्गेनाइजेशन कभी भी कर सकते हो। चलिए अब आगे 10th क्वेश्चन के ऊपर। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दिल्ली बिकेम नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, या इसका दूसरा नाम हो रहा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहले इसको यूटी का दर्जा था ना, बट इसको फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा। तो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया था, वो तो सबसे पहले आएगा 69th अमेंडमेंट, ठीक है। और ये कब हुई थी, 1991 में, 69th अमेंडमेंट ऑफ 1991। इसके दो नाम हो जाते हैं, एक तो एनसीआर, दूसरा होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज भी याद रखना आप। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे, कैसे जा रहे हैं, ठीक है क्वेश्चंस। चलो, उत्तराखंड के बारे में पूछा गया हुआ है, कब बनती है ये, इसका आंसर होगा 2000 के साल में 3 स्टेट्स आती हैं। एक तो आती है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड को वहां से अलग किया जाता है हमारे यूनाइटेड प्रोविंसेस या उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद आती है हमारी छत्तीसगढ़ को किया जाता है मध्य प्रदेश से, ठीक है। ये चीज़ें, फिर झारखंड, 3 स्टेट्स जो हैं हमारे 2000 में बनी थी, झारखंड, उत्तराखंड का पहले नाम होता था उत्तरांचल, फिर थर्ड आती है छत्तीसगढ़ एमपी से, झारखंड बिहार से, और उत्तराखंड जो है हमारे वहाँ से यूपी से, या यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी का पहले नाम होता था। तो इसका क्या आंसर होगा, सही 2000 तो पता चल गया। अब इसका डेट बताइए कौन सी थी, वो थी 9 दिसंबर 2000। इस समय क्या हो जाता है, हमारी उत्तराखंड स्टेट पूरी तरह से फुल फ्लेज स्टेट का इसको दर्जा मिल जाता है। उत्तराखंड के बारे में आपको पता ही है, हिली एरियाज हैं ये, मतलब हिल स्टेशन है बड़ा अच्छा। चलिए आगे, द पावर टू कर्व आउट ए न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो अपना काम कर लिया था ना, उसके बाद आर्टिकल 2 के तहत किसको पावर दे जाते हैं, वो पार्लियामेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and state which of them is correct with the help of given quotes. The term union of state has been used in the constitution because Indian states have no right to recede. Recede का मतलब होता है अपने आप को रीऑर्गेनाइज खुद करना, नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है इसका। चलिए अब आगे, तो एसके धार कमीशन प्रेफर्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, बिल्कुल ठीक है ये। तो एसके धार कमेटी आई थी जेवीपी से पहले, जिन्होंने भी कहा था कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे ही कर सकते हो। तो जेवीपी ने फिर उसके बाद आपको बताया ना फैजल अली कमेटी, इन्होंने सजेशन नहीं दी थी, इनको बोला ही गया था कि आपने अब क्या करना, भाषा के आधार पे विभाजन करना देश का, तो देखो कैसे होगा। तो ये भी ठीक है। फिर पंडित जेवीपी कमेटी जिसको कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टा भाई सीतारमैया, इसको शॉर्ट में जेवीपी आप लिख लो, जेवीपी कमेटी। ये भी नहीं चाहते थे कि जो रीऑर्गेनाइजेशन हो उसके ऊपर भाषा के आधार पे हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए हम आगे, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट। अगर ये आपका इंडियन पॉलिटी के लिहाज से नहीं ना पूछा गया, तो जम्मू कश्मीर के लिहाज से पूछा जा सकता है रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जब हमारे पैटिशनर्स गए थे ना जम्मू कश्मीर से, जो लीडर्स हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, जब वहाँ पे कश्मीर में गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे वहाँ पे केस करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पहले आर्टिकल 3 पढ़ के आइए, क्या है वो आर्टिकल 3 में पूरी तरह से पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो स्टेट्स के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। रीऑर्गेनाइजेशन इसी को कहा जाता है। चलिए अब आगे, द पार्लियामेंट कैन फॉर्म ए न्यू स्टेट इन द यूनियन बाय ए सिंपल लॉ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी नहीं होगा, 15th का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू इसको पास किया जा सकता है किसी भी तरह से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following union territories have separate high courts?
बताइए इसका क्या आंसर होगा। दिल्ली तो आएगा ही आएगा, दिल्ली की हाई कोर्ट अपनी है और वहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी है। दिल्ली तो आएगा ही आएगा। तो चंडीगढ़ के बारे में याद रखना, यहाँ पे एक हाई कोर्ट है जो दो स्टेट्स को देखती है, हरियाणा और पंजाब। तो ये गलत होगा, ये नहीं आएगा इसका। पुडुचेरी, पुडुचेरी जो है खुद मद्रास की कोर्ट के अंडर इसका काम आता है। मद्रास की जुरिस्डिक्शन के अंडर जो है पुडुचेरी की यूटी का सारा काम देखा जाता है। तो इसका ओनली 2 ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। दिल्ली ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसको पूरी तरह से एक सेपरेट हाई कोर्ट दी गई है। हमारा जम्मू कश्मीर भी वहां पे नहीं आएगा क्योंकि लद्दाख का काम भी देखती है वो, तो सेपरेट हाई कोर्ट नहीं हुई वो, ठीक है। चलिए आगे अब, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशल प्रोविजंस गिवन टू सिक्किम। चलो सिक्किम के बारे में आपको एक चीज बता देता हूं। सिक्किम जो है 47 जब 1947 में देश आजाद हुआ था ना, तो सिक्किम हमारा ओरिजिनल पार्ट नहीं था तब। तो ये क्या था उस समय, चोग्याल्स, चोग्याल्स जो वहाँ के, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में जो महाराजा हरि सिंह का डायनेस्टी थी ना, उसी तरह वहाँ पे चोग्याल्स थे जो इसको गवर्न कर रहे थे। तो चोग्याल्स के बारे में बात की जाए या सिक्किम के लोगों के बारे में बात की जाए, उन्होंने कहा कि हम आपके अंदर अपना विलय करना चाहते हैं। बट इंडिया गवर्नमेंट उस समय नहीं मानती है, वो उनको कहती है कि आप पूरी तरह से अगर इंडिपेंडेंट हो क्यों हमारे इंडिया में आना चाहते हो। बट फिर उनको बर्मा की तरह क्या कर दिया गया, सॉरी भूटान की तरह क्या कर दिया गया, हमारा प्रोटेक्टरेट बना दिया गया। सिक्किम क्या बन जाता है, हमारा प्रोटेक्टरेट। मतलब कोई भी अगर आपके ऊपर पंगा होगा तो हम क्या कर देंगे, आपको बचाएंगे। ये 1947 को होता है, ये 74 तक चलता रहता है। बट 74 में क्या होता है, फिर से एक रेफरेंडम जो है हमारी सिक्किम के लोग भेजते हैं कि हम प्रोटेक्टरेट नहीं बनना चाहते, आप अंदर पूरी तरह से आना चाहते हैं, ठीक है। तो 74 में इसको एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा मिल जाता है। एसोसिएटेड स्टेट जो है सिक्किम पूरी तरह से बन जाती है। बट लोग जो है फिर खुश नहीं होते, वो क्या करते हैं, यार हम पूरी तरह से आपके अंदर आना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं मान रहे हो। तो 75th में क्या होता है, 1975 में क्या हो जाता है, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है उस समय। 36 अमेंडमेंट होती है जिसकी वजह से पूरी तरह से जो सिक्किम होता है ना, इसको फुल फ्लेज स्टेट का हमारे इंडियन यूनियन में दर्जा मिल जाता है। ये हमारी कुछ हिस्ट्री है सिक्किम के रिलेटेड, हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए। तो चलिए आपको ये पता चल गया। 3 ईयर्स आएंगे 1947, तो वहां पे डायनेस्टी का भी पूछा जा सकता है। 1947 में क्या होता है, 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो ये क्या करते हैं, हमें अब लेटर भेजते हैं कि हम आपका पार्ट बनना चाहते हैं। तो उस समय क्या कर दिया जाता है, इनको प्रोटेक्टरेट बना दिया जाता है। फिर 74 में इनको एसोसिएटेड स्टेट बनाया जाता है। फिर 74 के बाद 75 में इनको फुल फ्लैश स्टेट का 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है, जिसमें पूरी तरह से जो है दर्जा दिया जाता है इनको एसोसिएटेड स्टेट का। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब क्वेश्चन देखो पहले, तो स्पेशल प्रोविजन क्या दिए गए हैं इसमें, कोई भी लॉ यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। और स्पेशल प्रोविजन के तहत वहां की जो असेंबली है उसकी 30 मेंबर की सीट आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए अब आगे, चलिए 18th का, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेंड देयर मेंबर्स टू राज्यसभा। इसका खाली दिल्ली होगा, अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर होती तो वहां भी आना था। ऑप्शन नंबर डी, हाँ पुडुचेरी ही आएगा, सॉरी जल्दी में हो गया, मुझे माफ करना। तो दिल्ली के साथ पुडुचेरी भी आएगा क्योंकि हम पुडुचेरी को ही मॉडल को फॉलो करते हैं ना। पुडुचेरी और दिल्ली दोनों आएंगे, ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा इसका। तो अगर जम्मू कश्मीर भी होता तो फिर तीनों आ जाने थे, और राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की 4 सीट्स हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर को, जो दिल्ली के हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एलजी, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो चीफ मिनिस्टर का वहां पे गलत नहीं करके आना, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, बट इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर एलजी जो होंगे दिल्ली के उस समय, जिनको बहुमत मिली होगी पार्टी को, वही वहां पे आएंगे। चलिए आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। पुडुचेरी इसका गलत आंसर है, सिक्किम बिल्कुल ठीक है 75 मैंने बता दिया आपको, मिजोरम 1987 में, त्रिपुरा 1972 में। तो जो पुडुचेरी है ना,
वो 1962 को बनती है स्टेट, या वो हो सकता है यूटी भी आप कह सकते हो। तो पुडुचेरी 1962 को बनती है पूरी तरह से, 1968 वहां पे आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत आंसर है, मतलब करेक्ट इनकरेक्टली मैच्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ये जो पार्ट 4 है ना, ये आप एक बार कर लेना, कौन कौन सी स्टेट कहाँ पे रखी गई थी, 29 स्टेट जो थी उस समय। तो इसमें से पार्ट सी जो है मैसूरू जो है पूरी तरह से इनकरेक्टली मैच्ड है। सॉरी, पार्ट ए स्टेट बॉम्बे, राजस्थान, मैसूर, ठीक है ये। तो इसका पार्ट सी ही आएगा जो पूरी तरह से करेक्टली मैच्ड है। चलिए आगे। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। अब इनकरेक्ट करना है। सिक्किम बिल्कुल ठीक है, प्रोटेक्टोरेट थी ये हमारी। तो झारखंड भी हमारी 28 स्टेट बन जाती है। तेलंगाना भी जो है बिल्कुल ठीक है। श्री कृष्णा कमेटी ये ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। नागालैंड जो है 1963 में नहीं बनता, तो ये इनकरेक्टली मैच्ड है। 22 का डी ऑप्शन आंसर होगा। चलिए अब आगे। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। जो यूनियन टेरिटरीज है ना, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कौन सा पार्ट हमारे भारतीय संविधान का डील करता है। 23 का ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। पार्ट 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 23 का बी ऑप्शन आंसर होगा। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया। ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट जब बने जाते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली एक और चीज़ हो जाती है, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एरिया के जो होते हैं ना, उनकी कमेटी के चेयरमैन होते हैं। उनके ऊपर किसी भी तरह का वो लॉ खुद भी बना सकते हैं, जिसको ऑर्डिनेंसेस भी कहा जाता है। और वो किसी भी एरिया को अपनी मर्जी से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आएगा। ठीक है, ना गवर्नर आएंगे, ना हो सकता है स्टेट में गवर्नर डिक्लेयर कर सकते हैं, बट पूरे इंडिया की अगर बात की जाए वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ही होता है ये। चलिए अब आगे। द स्टेट लिस्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन। ये 370 टूटने से पहले का आंसर है ये। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो चलिए गाइस, हमारी ये जो सीरीज थी दूसरी, यूनियन एंड टेरिटरीज, ये भी खत्म होती है। कुछ अगर छूट गया तो आप पढ़ लीजिएगा एक बारी, हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप। तो ये ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो आपको, ये क्या बेनिफिशियल थी आपके लिए या नहीं थी। हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ में जो हमारा पेड कोर्सेज है, वहाँ पे भी हमने JKPSI के बैचेस शुरू किए हैं, क्रैश कोर्स उसको आप कह सकते हो। आपको इतना तो पता ही है, 45 डेज में या जितने भी अभी रिमेनिंग डेज हैं, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकता सिलेबस, बट हमारी कोशिश है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपको पूरा कवर करवाया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। टाइम आपको पता ही है निकलता जा रहा है, रेत की तरह निकल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। आप पढ़ते रहिए, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।